दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज हम विश्व के नक्शे की कुछ एक ज़रूरी चीज़ों को जानेंगे, जिसमें महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, अन्य सागर होंगे और साथ ही साथ तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जिसको आप कहते हो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड और गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर के बारे में। क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको नीचे पीडीएफ तो अवेलेबल करवा ही दें हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये मैप आपको नज़र आ रहा है, ये नक्शा आपको नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप पानी को छोड़ दीजिए और ज़मीन वाले एरिया को पकड़िए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ज़मीन वाले एरिया को पहचान सकते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले हमारे इंडिया पे पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया तो एक है ही चीज़, लेकिन हम फ़िलहाल द्वीपों की बात कर रहे हैं और उसमें भी महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना, द्वीप छोटा सा हो सकता है लेकिन महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। एक महाद्वीप में कई सारे देश आ सकते हैं, कई सारी कंट्रीज़ आ सकती हैं। तो हमारी पूरी दुनिया में मेनली 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन को पहचान सकते हो, तो आपका जवाब सबसे पहले तो एशिया होगा। सीधी सी बात है, अब हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो एशिया आपको नज़र आ जाएगा। सबसे अलग हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी पहचान लोगे। इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये है आपका अफ्रीका। और ये वाला जो हिस्सा है जो कि मिला हुआ नज़र लग रहा है आपको एशिया के अंदर, वो है आपका यूरोप। इधर की तरफ आओगे तो ऊपर है नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका। और नीचे चलोगे तो नीचे आपका साउथ अमेरिका। और आखिर में सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको अंटार्कटिका भी नजर आ जाएगा। तो कुल मिला के 7 महाद्वीप आपके हो जाते हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये बात हमें जाननी है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद आपका अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके बाद आपका अंटार्कटिका है, उसके बाद 2 बचते हैं, एक यूरोप है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा बड़ा होगा? यूरोप ही होगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं। और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया बचता है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से सीधे सीधे पहचाना जा सकता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पूछ लिया जाता है, ये सवाल बनता है मेनली बहुत बार। इसके बाद पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो अब भारत और चाइना जिस द्वीप के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली उसी द्वीप की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो एशिया नंबर 1 पे आता है। दूसरे में अफ्रीका आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अफ्रीका में भी जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे। यूरोप आएगा इसके बाद, क्योंकि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज़ हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ है, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया हो जाता है और सबसे छोटा अंटार्कटिका हो जाता है। तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है। तो पहली 2 चीज़ें आपको याद रखनी है: क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और जनसंख्या के हिसाब से छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो, ये तो महाद्वीप हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए 2-3 नाम और आपको सुनने को मिलते हैं। पहला है ग्रीनलैंड। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये अलग से एरिया बचता है। तो ये ग्रीनलैंड का एरिया है। आता ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन हम लोग इसको ग्रीनलैंड कहते हैं क्योंकि ये जगह ही ग्रीनलैंड है। इसके बाद आती है यूरेशिया। अब यूरेशिया 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक है यूरोप और एक है एशिया। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, लाइन जो दिख रही है, इसको आप कहते हो यूरान माउंटेन्स। यानी कि यूरान के जो पहाड़ हैं वो यूरोप को और एशिया को अलग अलग करते हैं। चूंकि यूरोप और एशिया के बीच में कोई बहुत बड़ा समुद्र तो है नहीं, तो इसीलिए ये आपस में मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो अगर आपसे कोई यूरेशिया कहे तो आप यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइन करके बताओगे। तीसरा शब्द आता है ओशेनिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी बहुत सारे द्वीप हैं, आप लोग देख सकते हो। जब आप इस पूरे को मिलाओगे तब बनेगा आपका ओशेनिया। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी है, दुनिया से थोड़ा सा अलग दिखता भी है, तो इस पूरी जगह को ओशेनिया कहा जाता है। तो 3 वर्ड्स हो जाते हैं, एक ग्रीनलैंड हो जाता है, एक यूरेशिया हो जाता है और एक ओशेनिया हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो आपकी महाद्वीपों की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो कितने महासागर हैं हमारे पास? 5 महासागर हैं। देखो, पहले तो महासागर और सागर के अंदर फर्क समझ लो। महासागर का मतलब ये होता है कि एक महासागर में कितना पानी है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वाटर की,
कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन है। जैसे कि आपके सामने दो डब्बे रखे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो किसका आयतन ज़्यादा है? बड़े वाले का है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर आ सकता है, ज़्यादा पानी आ सकता है। इसी तरीके से एक महासागर और सागर में फ़र्क ये होता है कि एक महासागर में बहुत सारा पानी होता है बजाय कि एक सागर के। तो इसका मतलब महासागर 5 ही है हमारे पास। कौन कौन से हैं? 2 का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया होगा। एक है प्रशांत महासागर, जो आपको दिखता है पूरा का पूरा फैला हुआ है। एक है हिंद महासागर। सीधी सी बात है, अपने घर की चीज़ तो पहले याद आती है सबको, ठीक है। तीसरा आता है आपका अटलांटिक महासागर, जो कि यहाँ से या इस पूरे एरिया के बीच में आपको नजर आ रहा होगा, जो पूरा का पूरा होता है। चौथा है आपका अंटार्कटिक महासागर, जो कि अंटार्कटिका के आसपास होता है, अंटार्कटिक सर्कल के अंदर होता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो अंटार्कटिक सर्कल कैसे जानते हैं हम लोग। और एक ऊपर की तरफ आता है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आपके 5 महासागर हो गए, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैंने अंटार्कटिक आपको बताया है, इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। मेनली दक्षिणी महासागर बिल्कुल सही वर्ड है इसके लिए, लेकिन चूंकि इसको अंटार्कटिका से जोड़ा गया है, इसलिए मैं इसको अंटार्कटिक महासागर कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको दक्षिणी महासागर कह सकते हो। तो अब यहाँ पे आपके 2 तरीके के सवाल बनते हैं कि कौन सा महासागर क्षेत्रफल में ज़्यादा है, आयतन में ज़्यादा है और गहराई में ज़्यादा है। मतलब कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एक पैमाने होते हैं जिसके आधार पे आप महासागर नाप सकते हो। कौन से महासागर का क्षेत्रफल ज़्यादा है या आयतन ज़्यादा है, मतलब किस में पानी ज़्यादा है या फिर किसकी गहराई ज़्यादा है। तो देखो, आयतन, क्षेत्रफल और गहराई के आधार पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है अटलांटिक, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, अमेरिका के पास दिख रहा है। इसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर आता है दक्षिणी महासागर यानी कि अंटार्कटिक, और सबसे लास्ट में आता है आर्कटिक। तो ये जो आपको क्रम दिख रहा है ना, इस क्रम से आप ये बता सकते हो कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। इस क्रम से सवाल बनता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि तटीय रेखा के आधार पे कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि कौन से महासागर की तटीय रेखा सबसे बड़ी है, कितनी कंट्रीज से होकर के गुजरता है या कितने कंट्रीज के तट से होकर गुजरता है। तो देखो, इसका क्रम थोड़ा सा बदलता है। इस क्रम में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है। उसके बाद अटलांटिक आता है, क्योंकि अटलांटिक बहुत सारे तटों से होकर गुजरता है, यहाँ पे 2-2 अमेरिका आ जाते हैं, आपको पता है। इसके बाद आता है हिंद महासागर। इसके बाद आता है आर्कटिक, यानी कि ऊपर वाला आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, तो बहुत सारे देशों के लिए इसकी तटीय रेखा काफ़ी बड़ी हो जाती है। और लास्ट में आता है आपका दक्षिणी महासागर, यानी कि अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि वहाँ पे देश कम हैं, तो इस वजह से उसकी तटीय रेखा छोटी हो जाती है। तो ये हो जाते हैं आपके महासागर। अब आप पूछेंगे कि सागर कौन से हैं। तो देखो, महासागर और सागर कोई अलग तो नहीं है, लेकिन जब आप देशों के पास जाते हो, तो देशों के पास जाते ही उन देशों के अपने सागर बन जाते हैं। जैसे हिंद महासागर तो आपको पता है, वो तो एक महासागर है। लेकिन जब आप बंगाल के पास जाओगे तो आपको मिलेगी बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो वो एक सागर है, क्योंकि भारत की अधिकतर नदियां जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके ही गिरती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अरेबियन सी आ जाता है, जैसे कि आपका मिडल ईस्ट यहाँ पे होता है, जहाँ पे अरब कंट्रीज होती हैं, तो उनके पास के सागर को अरेबियन सागर कहते हैं। नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ एडन कहलाता है ये। इधर की तरफ साउथ चाइना का सागर है, ऊपर थोड़ा ईस्ट चाइना का सागर है। इसके अलावा जापान, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो जापान के पास वाले सागर को सी ऑफ जापान कहते हैं, यानी कि जापानी सागर। ऊपर आप चलोगे तो ग्रीनलैंड के पास भी एक सागर मिलेगा। मध्य अमेरिका के पास आपको मिलेगा कैरेबियन सी। तो इसी तरीके से देशों के पास जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सागर बटे हुए मिलते हैं, कि किसी के नाम से सागर है, किसी के नाम से सागर है। जब हम देशों की बात करेंगे तो मैं आपको सागरों के बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको महाद्वीप समझ में आ गए होंगे, महासागर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिनसे सवाल बनता है। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। तो देखो, ध्यान से समझना, ये जिस तरीके से मैप आप लोगों ने देख रखा है, इस मैप में पूरी की पूरी पृथ्वी दिखाई जा रही है। इस पृथ्वी के बीच से कहीं पे यहाँ पे 0 डिग्री से एक लाइन जाती है, जो कि काल्पनिक लाइन होती है, रियल लाइन नहीं होती है। ये काल्पनिक लाइन आगे जाके इसी पॉइंट से जाके मिलती है, क्योंकि धरती गोल है। जब आप पूरे इस नक्शे को गोल कर दोगे तो ये आपस में मिल जाएगी। ये लाइन धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर की तरफ होता है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। और इस रेखा को आप लोग कहते हो इक्वेटर, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा।
और यहीं से शुरू होते हैं आपके अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड की लाइन है। इसी के समानांतर जब आप ऊपर चलेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये लाइंस खिंचती चली जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल समानांतर लाइन होती है ये। तो ये जो लैटिट्यूड है ये आपका उत्तर की तरफ जा रहा है, ये सब लैटिट्यूड की लाइन है। जब आप नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी ही लाइनें खींचोगे साउथ की तरफ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का लैटिट्यूड या फिर अक्षांश कहलाएंगे। देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया को दो बराबर हेमिस्फीयर में गोलार्धों में काटती है एक लाइन, जिसको आप कहते हो भूमध्य रेखा। बहुत जरूरी रेखा है, पूछा जाता है। और उसी भूमध्य रेखा के समानांतर जब ऊपर तक, मतलब पोल्स तक, जहां पे आपके ध्रुव होते हैं, वहां तक आप लाइन खींचते हुए जाओगे तो वो सारे अक्षांश होंगे, लैटिट्यूड होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दो लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। एक होता है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आपका आता है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आपका आता है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप पूछ सकते हैं कि इनमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखो, अब थोड़ा सा जाते हैं धरती से बाहर। धरती एक टिल्ट पे यानी कि एक झुकाव पे झुकी हुई है, आपको तो पता है 23.5 डिग्री के झुकाव पे है धरती सूरज के साथ। तो क्या होता है कि दिसंबर के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है वो आपके सूर्य के सामने होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सामने है। वहीं 6 महीने के बाद क्या होता है, मतलब जून के टाइम पे क्या होता है कि जो कर्क रेखा होती है वो बिल्कुल सूर्य के सामने होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर के टाइम पे जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो सन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और सदर्न पार्ट सन के थोड़ा सा पास चला जाता है। तो मतलब नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि उत्तरी पार्ट के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस समय सर्दी पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त गर्मी पड़ रही होती है। वहीं जब आपकी कर्क रेखा सूर्य के सामने होती है तब क्या होता है, तभी आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी कि उत्तरी पार्ट है ये सूर्य के करीब होता है, तब यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। और ये जो नीचे वाला सदर्न पार्ट है, दक्षिणी वाला, वो दूर होता है, तो यहाँ पे सर्दी पड़ रही होती है। अब हम कहाँ रहते हैं, इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट में है। तो दिसंबर में यहाँ सर्दी पड़ती है, तब मकर रेखा पे होता है सूर्य, और जून के टाइम पे यहाँ गर्मी पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा होती है सामने और हम लोग सूर्य के करीब होते हैं, मतलब नॉर्दर्न पार्ट करीब होता है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर जनवरी के टाइम पे मकर रेखा से दोबारा ये इक्वेटर की तरफ आना शुरू करता है सूर्य, तभी ये मकर राशि में भी प्रवेश करता है। हम लोग कहते हैं ना कि मकर संक्रांति आ गई है, तो वो दिसंबर जनवरी के टाइम पे होता है जब मकर रेखा से सूर्य वापस इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ वापस आता है। हालांकि सूर्य कहीं नहीं जाता, हम ही घूम रहे होते हैं, धरती ही घूम रही होती है। इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बना रखी है। इस वीडियो में मैंने मौसम के बारे में बताया कि मौसम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपके 3 अक्षांश हो गए, एक आपकी भूमध्य रेखा हो गई, एक कर्क रेखा हो गई, एक मकर रेखा हो गई। इसके अलावा 2 और अक्षांश होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं 66.5 डिग्री पे। एक होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ में, एक होता है साउथ में नीचे की तरफ। जो नॉर्थ में पार्ट होता है, इससे ऊपर ऊपर के एरिया को आप कहते हो आर्कटिक सर्कल। ठीक है, याद रहेगा, 66.5 डिग्री जो होता है उससे ऊपर के एरिया को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। वहीं नीचे की तरफ क्या होता है कि ये 66.5 डिग्री साउथ में ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। तो आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया, अक्षांश समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। अब देखो, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है यानी कि नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव होता है यानी कि साउथ पोल, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक लाइन जाती है, इसी तरीके से ये ध्रुव होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये आपस में जुड़ते हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा होती है। इसको आप कह सकते हो कि ये धरती की धुरी होती है। धुरी मतलब जैसे ये धरती है, धरती के बीच से एक लाइन गुजर रही है, काल्पनिक लाइन, इसको धुरी कहा जा सकता है। इसको आप लोग कहते हो लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है ये पूरी धरती को 2 दूसरे गोलार्धों में बांटती है। एक होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक होता है आपका पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपने वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड के बारे में सुना होगा ना कि वेस्टर्न परंपरा है, पश्चिम की परंपरा है। तो पश्चिम में कौन से देश आते हैं, ये वाले देश आते हैं, यूरोप आता है पूरा का पूरा। और पूर्व में कौन से देश आते हैं, ये एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना पश्चिमी परंपराएं अपना रहे हैं ये लोग, तो मतलब वहाँ की परंपराएं अपनाई जा रही हैं। तो इसी से ये बात पता चलती है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन जो बीच वाली होती है,
इसको आप प्रधान मध्याय कहते हो। इंग्लिश में बोले तो प्राइम मेरिडियन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन हो जाती है ये लाइन और इक्वेटर हो जाती है ये लाइन। अब देखो, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास लाइनें बनी हुई हैं जो कि लैटिट्यूड कहलाती है, अक्षांश कहलाती हैं, इसी तरीके से इस प्राइम मेरिडियन के आसपास भी इस तरीके से लाइनें बनी हुई होती हैं। ये समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन ये कर्वेचर में होती है, घुमाव में होती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इन लाइनों को आप क्या कहते हो? लॉन्गिट्यूड की लाइन है। इन लॉन्गिट्यूड की लाइनों का इस्तेमाल जब प्लेन उड़ते हैं ना हवा में, तो वो भी करते हैं। जब आप थोड़ा सा गहराई में जाओगे पढ़ने में इसके लिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब आपको अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड समझ में आ गया, जो आपका देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, ठीक है। और जो आपके गोलार्ध होते हैं, हेमिस्फीयर हैं, वो भी समझ में आ गए। एक गोलार्ध होता है जो आपका ऊपर की तरफ होता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक होता है आपका ईस्टर्न यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और एक होता है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो, ये जो आपकी दोनों रेखाएं हैं, एक है आपकी भूमध्य रेखा और एक है आपका प्रधान मध्याय। ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं तो मिलती होंगी ना, मतलब इनका इंटरसेक्शन तो कहीं होता होगा, क्रॉस जिसको आप कहते हो। तो वो जगह कौन सी है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखो, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पास सागर में ही एक जगह है जिसको आप कहते हो गल्फ ऑफ गिनी। अफ्रीका के पास ये जगह गल्फ ऑफ गिनी, वहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब क्रॉस करती हैं। तो गल्फ ऑफ गिनी में ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। आप जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको महाद्वीप समझ में आए होंगे, महासागर समझ में आए होंगे, उनसे जुड़ी हुई बातें समझ में आई होंगी, और अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और जो आपका हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, वो समझ में आया होगा। अब अगली वर्ल्ड मैप की वीडियो में हम लोग देशों की बात करेंगे। देशों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कहाँ है, और वहाँ पे कौन सी लॉन्गिट्यूड की लाइन गुजरती है, कौन सी लैटिट्यूड की लाइन गुजरती है, कौन सी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे काफ़ी सारे सवाल आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।